सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन। हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किए थे एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बेसिस पर। फिर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंसेस होती हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था स्केलर एंड वेक्टर के बेसिस पर, और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोग समझे थे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, कब किसी बॉडी को रेस्ट में कहते हैं, कब किसी बॉडी को मोशन में कहते हैं, कब कोई बॉडी रेस्ट में होता है या कब किसी बॉडी को मोशन में कहते हैं। स्पेसिफिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन को, तब हम लोग स्टार्ट किए थे मोशन को एज फॉर द वन डायमेंशनल मोशन। पहले भी हम बता चुके हैं कि जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे टू डायमेंशनल मोशन या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में भी। फिलहाल अभी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया हुआ था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जहां पर हम लोग समझे थे कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन द द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। और इसी के बेसिस पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके वजह से उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी टॉपिक को और आगे समझते हुए स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए। नाउ सी, व्हेनेवर वी डू यूज टू से दैट एनी बॉडी इज मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है तब हमको ये तो समझ में आ गया कि वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो और वो जो पोजीशन चेंज करता है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बेसिस पर उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहां से स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर वो पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो जब कोई भी बॉडी मोशन में होता है तब वहां पर एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट होना ही होना है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली द बॉडी यूज टू चेंज इट्स पोजिशन, and when the body is changing the position, then only under that situation we do use to observe that changing in the position has been occurred in a period of time। इस चीज को समझो, जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है तो हम लोग ये चीज समझते हैं कि वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि वो चेंज इन द पोजीशन एक सर्टेन टाइम पीरियड में होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में होगा ही होगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल तुम अपने घर से निकले अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो तुम स्टार्ट करते हो अपने घर से जर्नी। अगर अगर तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे घर के पास में रहते हैं तो तुम पैदल जा सकते हो, तुम साइकिल से जा सकते हो, तुम बाइक या कार से जा सकते हो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जब तुम स्टार्ट करते हो अपने अपने घर से ट्रैवल करना, वहां से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचते हुए तुमको एक टाइम पीरियड लगता है, एक टाइम का कैलकुलेशन होता है। और ये टाइम का कैलकुलेशन तुमको देगा रेट ऑफ मोशन, ये रेट ऑफ मोशन को बताता है। एंड दैट रेट ऑफ मोशन गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल तुम अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है, और तुम अलग अलग दिनों के हिसाब से एक टेबल बना रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल मंडे को कितना टाइम लग रहा है, ट्यूसडे को कितना टाइम लग रहा है, वेंसडे को कितना टाइम लग रहा है, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड देन सैटरडे को कितना टाइम लग रहा है। तुम सेम पाथ से जाते हो, तुम सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हो। तो से एज फॉर एग्जांपल तुम एक दिन जो है वो तुम 10 मिनट्स में पहुंच गए, तुम अगले दिन 15 मिनट्स में पहुंचे, फिर तुम 10 मिनट्स में पहुंचे, तुम फिर 15 मिनट्स में पहुंचे, फिर 15 मिनट्स में पहुंचे, फिर 10 मिनट्स में पहुंचे। तो देखो, तुमने अपने घर से जब स्कूल के लिए निकला तो तुमने वहां पर एक टाइम स्पेंड किया, और उस टाइम के बाद तुम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यानी जो तुम्हारा स्कूल है वो तुम फाइनल पॉइंट तक वहां पे पहुंचे, और उसके लिए एक टाइम लगा। तुमने वहां पर मूवमेंट किया यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस कवर हुआ, और वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में हुआ है। और इसके बेसिस पर हम रेट ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं को कंपेयर करते हैं, जिस दिन तुम 10 मिनट में पहुंच गए या जिस दिन तुम 15 मिनट में पहुंच गए, इन दोनों के दिन को अगर कंपेयर करते हैं तो तुम इजीली कह सकते हो कि तुम जिस दिन 10 मिनट में पहुंचे उस दिन तुम ज्यादा स्पीड से गए थे, तुम्हारी स्पीड वहां पे ज्यादा थी। लेकिन जिस दिन तुम 15 मिनट में पहुंचे हो उस दिन तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी कम थी।
So depending on that situation, you can identify, you say that speed. So what is the speed? Speed is the rate of motion. Speed क्या है वहां पर? वो rate of motion है. तो जब भी हम लोग स्पीड के लिए बात करते हैं, जब भी हम लोग स्पीड को स्टडी करते हैं, देन स्पीड गिव्स द रेट ऑफ मोशन, यानी जो मोशन हुआ है वो किस रफ्तार से हुआ है. और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है या फिर जो इसकी कैलकुलेटेबल मेथड बनती है वो क्या होती है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर वेलोसिटी. देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम क्वांटिटी है. ऐसा नहीं कि कोई दोनों दोनों में कोई फर्क है. हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस तो जरूर है. ऐसा नहीं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस तो इसमें जरूर है. और वो डिफरेंस क्या है? जहां पर जब हम लोग स्पीड के लिए बात करते हैं तो यहां पर किसी तरह का कोई डायरेक्शन के बेसिस पर मोशन नहीं होती है. विदाउट एनी डायरेक्शन वी डू यूज टू मूव. मीन्स बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वहां पर हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं. लेकिन अगर हम मोशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिकली किसी डायरेक्शन के अंदर, तो उस कंडीशन में हम वहां पे रेट ऑफ मोशन को निकालते हैं वेलोसिटी के बेसिस पर. Otherwise, both the things are same. Both the things gives us rate of motion. Again and again, I'm repeating this thing. Rate of motion. जब हम लोग किसी भी मोशन के रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, so rate of motion means वो कितने टाइम पीरियड में हो रहा है. ठीक है. इसको कई सारे दूसरे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रेस. ओके, तुम लोगों ने स्कूल में रेस किया हुआ होगा या किसी कंपटीशन में रेस किया होगा. तो से एज फॉर एग्जाम्पल देयर आर few players over there. Okay, some athletes are there. So this is the first one, this is the second one, this is the third one, this is the fourth one. और से एज ये 100 मीटर्स की एक रेस है, 100 मीटर की एक रेस है. ठीक है. और 100 मीटर का जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है. ठीक है. अब यहां पर अगर ये चारों प्लेयर एक साथ, ये चारों एथलीट्स एक साथ यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर ये चारों अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ पे पहुंचेंगे. ठीक है. से एज फॉर एग्जाम्पल समवन हैड रीच्ड इन 2 मिनट्स. ठीक है. कोई वहां पर हो सकता है 1.8 मिनट में वो वहां पे पहुंच गया. कोई हो सकता है वहां पर 1.5 मिनट्स में वहां पे पहुंच गया. कोई हो सकता है वहां पे 2.2 मिनट में वहां पे पहुंचा. तो इस तरह का अलग अलग टाइम पीरियड हुआ. तो ये अलग अलग टाइम पीरियड क्या दिखा रहा है? ये अलग अलग टाइम पीरियड दिखा रहा है इनका रेट ऑफ मोशन, इवन दो दे आर कवरिंग द सेम लेंथ. वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, वो सेम लेंथ को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग टाइम पीरियड ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों को डिस्कस करना था रेट ऑफ मोशन. सबका अलग अलग रेट ऑफ मोशन. अगर सब एक ही रेट ऑफ मोशन से ट्रैवल करते में पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि चारों जो एथलीट वहां पे दौड़ रहे हैं, चारों एथलीट सेम सेम रेट ऑफ मोशन से वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो वहां पे सबके सब सेम टाइम पीरियड में पहुंच जाएंगे. So that is also a possibility. तो ऐसा हो सकता है. So this is the thing which we need to remember. So when we talk about the speed or velocity, that gives us the rate of motion. ये हमको क्या बताता है? Rate of motion बताता है. और speed के calculation के लिए formula हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, that speed is equals to distance upon time. Whereas velocity के लिए formula क्या हो जाएगा? That is displacement upon time, because I said that velocity used to be occurred for the body which is moving in a particular direction or in a specific direction. और जब किसी एक specific direction में travel करते हैं तो वहां पे displacement आती है, इसीलिए वहां पे displacement upon time का calculation करते हैं. वैसे both do have the same SI unit, दोनों का same SI unit है, that is meter per second, meter per second. ठीक है. So I hope that it is clear for you all. Now one more thing which you can say for this thing, that speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. ठीक है. और जब ऐसा होता है तो जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के पीछे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ था, वो सारे प्रॉपर्टीज यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? हम लोगों ने ये तो समझा हुआ है कि मोशन किसको कहते हैं. मोशन में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है या कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको हम लोग कहते हैं मोशन. अब वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, जब हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को ये चीज समझने की जरूरत होती है कि हम किसी एक स्पेसिफिक मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रेगुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं. एक रेगुलर बेसिस पर किसी पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने की बात कर रहे हैं. और अगर वैसा होता है या अगर वैसा कंडीशन आ रहा है,
तब उस कंडीशन में हम लोग वहां पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहेंगे। अगर किसी दिन कोई एक स्पेसिफिक मोशन हुआ है, उसको हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक एक दिन, किसी एक दिन के लिए ट्रैवल किया है, वहां पर हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग कब बात करेंगे, जब वहां पर एक सक्सेसिव कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है। हाँ, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि वही आदमी अगर अलग अलग तरह के व्हीकल से ट्रैवल कर रहा है, तब वहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में उसका मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। या तुम, जैसे कि अभी अभी एग्जांपल दे रहे थे कि तुम अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे तुम स्कूल जाते हो, तो मंडे टू सैटरडे जब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा स्कूल जाने का डायरेक्शन सेम है, मतलब पाथवे सेम है, तुम्हारा जो रोड है वो सेम है, तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो सेम है, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पीरियड लग रहा है। उस कंडीशन में वहां पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So we can say that uniform motion is a kind of motion where we are covering equal distance in equal time interval at every instant. हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अगर हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में कवर करते हैं, तब उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। से एस, जैसे कि अभी भी तुम लोगों को बता रहे थे कि तुम अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हो, मंडे टू सैटरडे का एक कंडीशन लिए हुए हो, तो मंडे को तुमने 10 मिनट लगाया, ट्यूसडे को तुमने 10 मिनट लगाया, फिर वेंसडे को तुमने 15 मिनट्स लगाए, फिर थर्सडे को तुमने फिर 10 मिनट्स लगाए, फिर फ्राइडे के लिए 15 मिनट्स लगाओ, सैटरडे को तुम फिर से 10 मिनट में स्कूल पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, अगर इन चारों दिनों की बात करते हैं, देन यू डू यूज टू हैव द सेम टाइम इंटरवल टू कवर द इक्वल डिस्टेंस। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की जो डिस्टेंस है वो तो हर रोज सेम रहेगी, वो तो चेंज तो नहीं होने वाला है। तो उन 4 दिनों में तुमने सेम डिस्टेंस सेम टाइम पीरियड में कवर किया, तो इन 4 दिनों की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, वो सेम स्पीड से तुम जा रहे होगे, इसीलिए तुम सेम टाइम पीरियड में उस सेम डिस्टेंस को कवर कर गए। तो इन 4 दिनों के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे वीक के लिए कहेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक में बाकी बाकी 2 दिन जो है, यानी वेंसडे और फ्राइडे जो है, उनमें तुमने सेम डिस्टेंस को अनइवन टाइम पीरियड में कवर किया था। तुमने यहाँ पे 15 एंड 15 मिनट्स में कवर किया था। लेकिन हाँ, अगर तुम इंडिविजुअल इस वेंसडे और फ्राइडे को कंपेयर करोगे तो तुम फिर यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाओगे, क्योंकि इन दोनों दिन तुमने इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम पीरियड में कवर किया था। लेकिन अगेन ओवरऑल अगर स्टडी करते हैं, ओवरऑल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो इफ यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल एट एवरी इंस्टेंट, then that is the condition of uniform motion. But if you are covering equal distance in unequal time period or non-equal distances in equal time period, in both the conditions you can say that it is non-uniform motion. अगर तुम equal distance को non-equal time period में करो, या non-equal distance को या unequal distance को तुम equal time period में कवर करो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। So please remember for this thing, if you are covering equal distance and equal time period, then that is called to be as uniform motion. And if you are covering unequal distance in equal time period or equal distance in unequal time period, then it is called to be as non-uniform motion. So here are some examples which I had given. You can take the screenshot and you can go through these examples. Okay. And here are the graph which we are going to discuss further in this chapter only. यहाँ पे 2 तरह का ग्राफ यूज कर रहे हैं, एक दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये प्रॉपर स्लोप बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो इस तरह का कर्व बनेगा। कर्व भी 2 तरह का हो सकता है, इस तरह से अपलिफ्टेड कर्व हो सकता है, डाउनलिफ्टेड कर्व हो सकता है, जिसको हम लोग हाइपरबोला एंड पैराबोला कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू ऑल दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now we are going to come to understand about acceleration. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे acceleration. अब acceleration क्या चीज है? ये एक नया टॉपिक है जो तुम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हो रिलेटेड टू मोशन। तो acceleration is what?
सो बेसिकली एक्सेलरेशन केम फ्रॉम द वर्ड एक्सेलरेट। जब हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब वहां पर एक सिचुएशन आती है कि चेंज इन वेलोसिटी। And when there is a change in velocity with respect to time, then we come to know for a new topic that is called to be as acceleration. तो ये acceleration क्या है? तो basically when there is a change in the rate of motion, ठीक है, जब मोशन में चेंज आती है, द वेलोसिटी में चेंज आती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? Acceleration कहते हैं. Now what we mean by the change in the velocity over here? We are saying that the velocity gets either increase or decrease. So with that one we can understand that there is a change in velocity. So basically समझो इसको इस तरह से, सपोज तुम एक कार में बैठे हुए हो, वो कार अभी रेस्ट में है, ठीक है, वो कार मोशन नहीं कर रही है। तो वो कार अगर मोशन नहीं कर रही है तो उसका रेट ऑफ मोशन क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा वहां पर, यानी उसकी स्पीड या वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होता है, जैसे ही कार चलना शुरू करता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे करके अपना रेट ऑफ मोशन चेंज कर रही होती है, मींस इट गेन्स सम स्पीड, वो थोड़ा थोड़ा स्पीड गेन कर रही है। सो फ्रॉम 0 to 1 2 5 6 10 15 20 30 लाइक दिस इट इंक्रीजेस ओवर देयर। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, जब ये वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी एक टाइम पीरियड में चेंज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि विदाउट एनी टाइम पीरियड इट विल चेंज। इट विल चेंज विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सच एज फॉर एग्जांपल तुम लोग फरारी के बारे में सुनते होगे, लैम्बोर्गिनी के बारे में सुनते हो, जो सुपर कार्स हैं। सुपर कार्स में उनको बोला जाता है कि दे रीच टू द स्पीड ऑफ 100 km/h in a time period of 6 सेकेंड और इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। इस तरह से उनको रेफर किया जाता है कि 6 सेकेंड में वो 0 to 100 तक पहुंच जाएगा। जीरो का मतलब स्टार्टिंग, विद स्टार्ट टू वो 0 to 100 km/h पहुंच जाता है इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड, या 0 to 100 km/h पहुंच जाता है इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। तो वो एक समय लगता है, इस समय के अंदर वो अपनी वेलोसिटी या अपनी स्पीड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाती है। सो यू डू यूज टू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज। 0 से 100 हुआ है, इट मींस दैट इट हैड चेंज्ड फ्रॉम द वैल्यू 0 to 100 and it took a particular period of time. There is a particular period of time. It can be 10 seconds, it can be 6 seconds, it can be 15 seconds, it can be 20 seconds. Depending on that particular vehicle, there the time can be varied. So when the velocity is changing with respect to time, that is called to be the acceleration. जब velocity change होती है किसी भी body के, now it is not necessary that it is going to increase from 0 to 100 and then only we will observe that there is a change. ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स, बहुत सारी जो कार्स होती हैं उनकी जब टेस्टिंग होती है तो वहां पे ब्रेक्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो जो ब्रेक्स लगाई जाती हैं, वो ब्रेक्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो उस स्पीड से कितनी जल्दी वहां से लाया जा सकता है, कितनी जल्दी उसको जीरो पे लाया जा सकता है। सो से फॉर एग्जांपल 60 km/h से एक कार चल रही थी, ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स व्हाट हैपेंड, इट केम टू 0 km/h एंड इट टुक अ टाइम पीरियड ऑफ से फॉर एग्जांपल 3 seconds, ठीक है। ये ब्रेक्स की कमाल होती है। तो ब्रेक्स लगाने पर 60 km/h से वो 0 km/h पे आ जाती है। तो ये जो चेंज होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, इसी कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं या करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ acceleration. So either the velocity is increasing, in that way we are observing the change, or the velocity is decreasing, in that way we are observing the change. For both the situation or for both the condition, we calculate the acceleration. And as I said, acceleration is the rate of change in velocity. So when we do used to say that the change in the rate of velocity, then that means that we are talking about with reference to a time period. So there is a change in velocity with reference to time period that gives us the acceleration. And how can we identify the change? Change को कैसे identify किया जा सकता है? So the very best way to identify the change is the final velocity minus initial velocity. जो फाइनल वेलोसिटी है उससे इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं तो हमको चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाता है। बेसिक सी बात है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट की कीमत पहले 20 रुपीज थी, ठीक है, लेकिन अभी उसकी कीमत बढ़कर से 30 रुपीज हो गई। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कितने रुपए बढ़ गए, उसके कॉस्ट कितने रुपए बढ़ गए, सो हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? यू कैन फाइंड इट आउट 30 - 20। सो दिस इज द फाइनल प्राइस और दिस इज द करंट प्राइस।
and this was the initial price. So when you will take the difference out of it, you will get the difference value, that how much, by how much it has been changed. So it is now 10 rupees costly than to the previous condition. In the same way, when you have to find the change in velocity, you go for the final velocity minus initial velocity upon time period. इन दोनों के कैलकुलेशन, इस पूरे कैलकुलेशन को करके हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग इजीली एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, when we are going for the understanding of the acceleration, we have to also go for the SI unit of acceleration also. So SI unit of acceleration कैसे निकाल सकते हैं? So SI unit of acceleration can be understood with this simple concept over here. तो ऊपर में क्या है? Velocity है, यानी न्यूमरेटर के साइड में velocity है. Velocity की SI unit कितनी होती है? क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम पीरियड एज अ डिनोमिनेटर, उसकी SI यूनिट क्या होती है? वो होता है सेकंड. तो यहां पर अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकल के आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the SI unit of acceleration. So when we go for the acceleration, then its SI unit is meter per second square. And here is the graphical representation that also we are going to discuss when we will understand the velocity time graph. Over there, we will understand that how the velocity time graph gives us the acceleration. With that one, we can understand the calculation of acceleration. And with that only, means with the help of the velocity time graph, we will also go for the फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है. तो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर. इफ देयर इज एनी डाउट टिल हियर, देन यू कैन आस्क. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. आई विल गो थ्रू दैट. यस एवरीवन, दोज हु आर इन द क्लास राइट नाउ, कहीं पे किसी को कोई डाउट है? इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो? No, sir. Okay, then I am moving to the next one. So यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन. इस तरह के चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, कब हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन देख सकते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं या किस तरह से होती हैं. देखो, जब भी किसी भी तरह के मोशन में हम यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चेंजेस हो रही है, आइदर इन द इंक्रीजिंग मैनर और इन द डिक्रीजिंग मैनर, देन अंडर दैट कंडीशन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म. से एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर व्हीकल है और वो अपनी वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इंक्रीज कर रही है, से एज 0 to 10 मीटर पर सेकेंड, देन 10 to 20 मीटर पर सेकेंड, 20 to 30 मीटर पर सेकेंड, 30 to 40 मीटर पर सेकेंड, देन 40 to 50 मीटर पर सेकेंड. ये जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है. So under this condition, we will observe that there is uniform acceleration. यहाँ पर uniform acceleration होगा, that would be 10 meter per second square. How can we calculate for this one? I will come to that one also. So ये जो है ये एक यूनिफॉर्म सिचुएशन को दिखा रहा है. क्यों यूनिफॉर्म सिचुएशन को दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न में देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी एट एवरी टाइम देयर इज अ गैप ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. सो हेंस वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड. सो दैट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, the uniform acceleration. लेकिन यहीं पे सपोज फॉर एग्जांपल वो 0 to 10 गई एक सेकंड में, फिर 10 से 25 गई, फिर 10 25 to 30 हो गया, 30 to 40 हुआ, 40 to 50 हुआ, एंड देन 50 to 55 हो गया in every 1 second. Every 1 second it is going like that. So यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में तो इक्वल डिफरेंसेस के रूप में निकल के आ रही हैं, लेकिन बाकी कॉलम्स में क्या हो रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज में वो इंक्रीज कर रही है या डिफरेंट वैल्यू में वो चेंज कर रही है. देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन. सो इफ द वेलोसिटी इज नॉट इन एन यूनिफॉर्म मैनर, or if the velocity is not in a proper uniform condition, either in the increasing manner or in the decreasing manner, it is not like that only for the increasing manner we will go for the calculation of acceleration and we will say for the uniformity. It is not like that. If you are applying brakes and it is decreasing its velocity in a uniform pattern, then also we do use to observe uniform acceleration. But when we go for that one, then that is called to be as retardation. Okay, so we will go for that one as retardation. Retardation के रूप में समझेंगे. खैर, तो रिटार्डेशन जब आ ही गया है टॉपिक, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू में होती है, देन इट इज कॉल्ड टू बी एज रिटार्डेशन.
So if the velocity is decreasing, suppose for example, a body has a velocity of, say, as someone is riding a bicycle or a scooty or a bike at 20 meter per second, and after applying brakes, it at every 2 seconds, after every 2 seconds, its velocity is increasing in a uniform pattern. So after 2 seconds, it is 15 meter per second. Then again after 2 seconds, it is 10 meter per second. Then again after 2 seconds, it is 5 meter per second. And then after again 2 seconds, it is 0 meter per second. So you can see that after an interval of 2 seconds at every instant, we do use to observe that the velocity is decreasing in a uniform pattern. Hence, we do use to observe that the acceleration which is over there, that is also going to be uniform. And that is the thing which we have to remember. So if the velocity is changing either in the increasing manner or in the decreasing manner in a uniform pattern, then we will observe an uniform acceleration. And if it is decreasing or increasing without any particular uniformity, or there is no uniformity is there, then we do use to observe as a variable acceleration. Okay. And if the acceleration is counted as a negative, means when the velocity is decreasing, such as for in this case, when the velocity is decreasing, then the acceleration will be counted in negative. And when the negative acceleration is there, then it is called to be as retardation. So retardation is the negative acceleration. And please, one thing you remember over there, when you are going for retardation, then you are not going to represent it with the negative sign. Don't represent the retardation with the negative sign. If you are writing the word retardation, then the word retardation itself is the negative sense. So, sorry. So you have to write it in the positive value. Okay. The retardation word is itself in the negative term, so you don't need to write the negative value. But suppose, for example, you don't want to write retardation. You want to write acceleration only. No problem. You can go for the acceleration, but put it in negative value, say as negative 5 meter per second square. So that is the retardation. So once again, फिर से बता रहे हैं, अगर तुम retardation word use करके तुम लिख रहे हो या acceleration को दिखा रहे हो, तो negative sign use नहीं करना है. लेकिन अगर acceleration लिख रहे हो और वो negative में आ रही है, तब वहां पे negative उसको लिखेंगे. ठीक है? So I hope that you had understood this thing. Now we will go for the next term, which is going for the acceleration due to gravity. ये एक बहुत common सा topic है जिसको हम लोग को discuss करना रहता है. तो what is acceleration due to gravity? अब gravity के वजह से acceleration क्या होता है? Now, whenever we are dropping something from a particular height, then we know this thing that our gravitation is pulling that object down. अगर हम किसी चीज को ऊपर से गिराएंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरेगा. तो जब नीचे की तरफ वो गिर रही है तो ग्रेविटेशन उसको नीचे की तरफ पुल डाउन कर रही है, और ग्रेविटेशन जब उसको नीचे की तरफ पुल डाउन कर रही है तो ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर उसका एक एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे करके वो अपना रेट ऑफ मोशन इंक्रीज करती चली जाती है, वो वेलोसिटी बढ़ाती चली जाती है. और जो ये वेलोसिटी में चेंज आता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चेंज आता है, and that is approximately 9.8 meter per second square on Earth. Now, why I'm saying on Earth? Because if you go to some other planet, it will be different, because this acceleration due to gravity is directly on the condition of the gravitational pull, and different planets have different gravitational pull. So as the different planets have their different gravitational pulls, then thus it is pulling the object with a different manner. So that is the thing which we need to remember. So on Earth, the velocity increases with 9.8 meter per second with a time frame of 1 second. So whenever you are dropping something from a certain height, the body gains the velocity of 9.8 meter per second. We take it as a roundup value of 10 meter per second. So after every 1 second, the velocity increases by 10 meter per second. So with that one, when we do use to observe, then we find that there is a change in velocity. And as there is a change in velocity from the very top to the bottom, then we do use to observe that there is a calculation of acceleration. And this acceleration which has been generated in the body, it is not because of your force or your effort. It was done because of the gravitational pull. And when it had been done, then we call it as acceleration due to gravity.
So please remember this thing. So acceleration due to gravity is the acceleration which causes in a body or generates in a body because of the gravitational pull. We will discuss this thing once again when we will discuss the gravitation chapter, and with that one we will understand a term which is called to be as free fall. And in that free fall, we will understand the thing of positive gravitational acceleration due to gravity and negative acceleration due to gravity. That when we are throwing something in the upward direction or when we are dropping something in the downward direction, then how the value of this g gets differ by the positive and negative, we will understand in the gravitation part. Okay. So right now you just remember that acceleration due to gravity is the acceleration caused in a body that is due to the gravitational pull. Now, we come to the next part of the chapter where we have to discuss about the equations of motion. So there are three basic equations of motion, and with these equations of motion, you will be able to solve your various numericals. Different numericals related to your one-dimensional motion can be solved. So just you have to remember these equations. So when you go for the equations, you see it as V is equals to U plus AT. S is equals to UT plus half AT square, and V square is equals to U square plus 2AS. Now over here, you need to remember some of the terms such as the U denotes the initial velocity. Initial velocity मतलब जहां से start कर रहे हैं, जिस point से start करते हैं या जिस वैल्यू से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना रीडिंग लेना। हो सकता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है और हम उसी बीच उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। मेरा मतलब यह होता है इनिशियल वेलोसिटी का कि जहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, जहां से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी जहां तक की स्टडी की जा रही है, जिस पॉइंट तक की स्टडी की जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। एस यहां पर हो जाता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ना देखो, जब डिस्टेंस यहां पर अभी हम जब आगे भी डिस्कस करेंगे तो हम डिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे। क्यों डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन देख रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल हो रहा है, तो स्ट्रेट पाथ पे जो ट्रैवल होगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो तो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने वाली है। सो देयर इज नो चेंज ओवर देयर, सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल यूज डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ए से एक्सेलरेशन डिनोट किया जाता है और टी से टाइम पीरियड डिनोट किया जाता है। So these are the three things which you have to, three equations which you have to remember, and with these three equations you will be able to solve out different numericals. चलो अब हम लोग समझते हैं इन इक्वेशंस को डिराइव कैसे करते हैं, इन इक्वेशंस की डेरिवेशन कैसे होती है, इन इक्वेशंस को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, so let's see the derivation of the equations, and these equations we will derive in two methods. एक तो हम लोग करेंगे मैथमेटिकली और एक हम लोग करेंगे ग्राफिकली। जब हम लोग ग्राफ समझ जाएंगे तो ग्राफिकली भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसको देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही इजी है, बड़े ही आसान तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन सेज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये कैसे आती है? तो सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला किया था v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सेलरेशन के लिए a आ गया। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस यू। अब यहां पर अगर हम u का पोजीशन चेंज करते हैं देन at प्लस यू इक्वल्स टू v। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं इस तरह से, देयरफॉर v इक्वल्स टू u प्लस at, सो आई गॉट माय फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा पहला इक्वेशन यहां पर हो गया। ठीक है, इट्स सो वेरी इजी, बड़े आसानी से हमको फर्स्ट इक्वेशन को समझ में आ गया कि कैसे इसको लेके आ सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन। चलो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये क्या है यहाँ पर? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पर, दैट इज एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, नॉट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इट विल बी इनटू, I'm saying into, but I just written by. So it is the average velocity into time. So it is into time, not by time. Okay, so average velocity की formula क्या होती है? So that is v plus u by 2, means initial velocity plus final velocity by 2. ठीक है, now into t, so this is t over here. ठीक है, अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने ये समझा है कि v is equals to u plus at, जो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे v को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, v को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद दिस, तो ये क्या हो जाएगा? u plus at प्लस u बाय 2 इंटू t। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2u plus at बाय 2 इंटू टी। अब इसको आगे तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s होती है, ठीक है ना, या डिस्टेंस भी हम वहां पे कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाय 2। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा बाइफैक्ट करते हैं तो 2ut बाय 2 प्लस एटी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे अगर हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल करते हैं, then what I am getting over here, that is ut plus half at square, so that is s. So s is equals to ut plus half at square. तो ये हम लोगों के पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं कि किस तरह से ये बनकर आया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। सो थर्ड इक्वेशन में क्या होती है? सो दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो, मजेदार बात ये है कि थर्ड इक्वेशन को भी हम लोग सेकेंड इक्वेशन जैसा ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था, तो ठीक यहाँ पे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोले थे? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। Now, if I go for this value, then displacement is s. Average velocity is initial velocity plus final velocity by 2, and t is over here. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Now, how t can be substituted? See, we know this thing, a is equals to v minus u by t. So we can write t is equals to v minus u by a. ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो बस यहाँ पे तुम चेंज करोगे, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी के जगह पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं? v माइनस यू बाई ए। नाउ इफ यू कैन सी, इट इज a प्लस बी एंड a